डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हर जो पेरेंट्स है जो कि घर में जमीन बेच के आ रहा है, उसको लगता है कि अगर 10 लाख में मेरा बेटा बन सकता है तो क्यों नहीं कोशिश करेगा वो। सीबीआई को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। फैमिली अपने बच्चों को भेजता नहीं, एक ऐसे सपने के साथ भेजता है कि जैसे लगता है कि ये जो मैंने उसको भेज दिया तो वो सब कुछ करके आएगा। एनटीए को आप कह रहे हैं कि बहुत ही योग्य है और एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्या कोई एनटीए का अंदर का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है? रिपोर्टर संकट में आज मैं सिर्फ रवि के पास पहले पहुंच रही हूं, क्योंकि रवि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौट करके आ रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नीट एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है, 3 मई को हुई जो परीक्षा रद्द कर दी गई है, उस सिलसिले में बहुत बच्चे नाराज़ हैं इसे, क्योंकि कई बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, अभिभावक भी उनके साथ लगे होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा हो रही है उसमें यदि इस तरह की कोई धांधली हो रही है कि बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है तो बच्चों और अभिभावकों का गुस्सा भी जायज़ है। रवि, आप शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं। उन्होंने जो एक अहम बात कही है कि परीक्षा फिर से 21 जून को होने जा रही है, लेकिन ये परीक्षा आखिर लीक कैसे पेपर हो जा रहा है? इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी अहम परीक्षा है कि शिक्षा मंत्री ने क्या बताया इस बारे में? देखिए, ये 22 लाख जो बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनके लिए मेंटल ट्रॉमा है और बच्चे जो पूरे साल मेहनत करते हैं, जब वो लिखते हैं उनके हाथ पेन से धंस जाते हैं, घंटों घंटों मेहनत करते हैं और अचानक मैसेज आता है कि पेपर रद्द हो गया। भी दुखी हैं। अरे आप दुखी हैं तो पहले भी दुखी थे, अभी भी हैं, बार बार तो पेपर लीक हो रहा है, उसमें तो कोई सुधार नहीं हुआ। ये सवाल उठ रहा है कि एनटीए को आप कह रहे हैं कि बहुत ही योग्य है और एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्या कोई एनटीए का अंदर का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है बिना उनकी जानकारी के? कैसे सीबीआई जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें आप देखेंगे इतना बड़ा नेटवर्क है, कितने राज्यों में फैला हुआ, नासिक से शुरू हुआ और ये कहां कहां तक पहुंचा, कितने राज्यों में। 2024 में जो हुआ था, अगर आपको याद हो, बिहार से लेके वो हजारीबाग होते हुए झारखंड सब तरफ पहुंचा, उसमें भी सीबीआई जांच की बात हुई, गिरफ्तारियां हुई, बट क्या हुआ? मतलब देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ना राजनीति और सब कुछ छोड़ गई, क्योंकि सबके बच्चे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग रवि और रजिता ये बात करते कि चाहे आप किसी पार्टी के होंगे, आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चे वो एग्ज़ाम देंगे, 10 तरह की तैयारी होती है। भाई अभी से अगर बच्चे ये बोलने लगते हैं अच्छा हुआ, जैसे मेरी बेटी बोल रही कि अच्छा हुआ नीट पे, मैं तो कॉमर्स पढ़ रही हूँ ना, नीट मुझे देना नहीं है, बट एनटीए ही सारा एग्जाम करा रहा है, बात नीट की नहीं है, उस संस्थान के सब के क्रेडिबिलिटी पर सवाल हो रहा है जो एग्जाम करा रहा है और उसके द्वारा कराए गए दूसरे एग्जाम में भी हुए हैं। भाई ये जो रवि बोला, अकाउंटेबिलिटी कहीं तो फिक्स होनी पड़ेगी ना, किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि भाई ये चीजें हुई है और बार आप उसको काबिल बता के, और काबिल अगर इतने हैं तो फिर ये लीक नहीं होनी चाहिए। आज जो फैसला हुआ कि आज ऑनलाइन होगा, ये फैसला 2024 के बाद ही तय हो जाना चाहिए। और ये जो महानिदेशक हैं अभिषेक सिंह, वो कहा जाता है कि डिजिटली इतने साउंड आदमी हैं, उससे इससे पहले राष्ट्रीय सूचना उसमें भी थे वो, लेकिन अभिषेक सिंह पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं महानिदेशक पर। डिजिटल है इसीलिए लीक भी डिजिटली ही हो गया, जैसा बताया जा रहा है। अब तक जो जांच निकल कर आई है कि पेपर लीक जो है वो पहले इंस्टाग्राम पर आया, व्हाट्सएप पर आया, सिग्नल पर आया। अगर ये तमाम चीजें जैसा रवि बता रहे हैं कि प्रेस अपने को पूरा करना है, कोचिंग संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता कितना खर्च करते हैं, कितने सालों की मेहनत होती है उसमें। अरे भाई मतलब मैं देखता हूँ कि बिहार से, जैसे हम लोग के टाइम पे भी थे और अभी भी कई लोग फैमिली को देखते, जो फैमिली अपने बच्चों को भेजता है, एक ऐसे सपने के साथ भेजता है कि जैसे लगता है कि ये जो मैंने उसको भेज दिया तो वो सब कुछ करके आएगा। लगता है कोचिंग में पढ़ाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब उनके चेहरों को याद करता हूँ। जब एग्जाम में वाली बात होती है, कोचिंग सेंटर पे जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, माँ बाप बाहर इंतजार करते हैं, कहीं पेड़ का छांव देखते हैं, कहीं देखते हैं कि मंदिर की कोई सीढ़ी है, वहां हम बैठ करके हम इंतजार कर ले अपने बच्चे का। जब बच्चा एग्जाम देकर बाहर निकलता है तो उसका चेहरा देखते हैं कि मेरे बच्चे का रिएक्शन कैसा है। तो आप समझिए ये इमोशन है कहीं ना कहीं और इसको देखना पड़ेगा। नीट के एग्जाम में मेरा भतीजा भी अपीयर हो रहा था, तो मैं उस दिन कोलकाता में था, तो मैं सुबह से उसको फ़ोन कर रहा था कि टाइम पे पहुंच जाना, ओला ले लेना। जब वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर गया तो उसकी बहन जो है पूरे दिन धूप में वहाँ खड़ी रही कि हाँ भाई का फ़ोन बाहर है, आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। जब पेपर दे के निकला तो हमने फ़ोन किया कैसा रहा पेपर, बोला चाचा पेपर ठीक हुआ, पेपर सही था, मेरे को उम्मीद है। आप सोचिए कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर किसी मेधावी छात्र का एडमिशन हो जाता है तो बहुत कम में वो एमबीबीएस की डिग्री ले लेता है, लेकिन अगर प्राइवेट में आप जाते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक, एक मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार तो एमबीबीएस पढ़ा ही नहीं सकता ना प्राइवेट में, सोच भी नहीं सकता जैसा अमित जी कह रहे हैं। लेकिन अगर
सरकार पर लोगों को उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हमारा कम से कम 2 लाख 4 लाख, जैसे आप एम्स की बात कीजिए, वहाँ 2-4 लाख में आपका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है, एमबीबीएस का कोर्स हो जाता है। लेकिन उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, वो बार बार लीक हो रहा है। तो ये तो एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना कि आखिर जनता की और इन बच्चों की क्या कसूर है कि बार बार इस तरीके की यातनाएं मुझे तो प्रताड़नाएं ऐसे झेले वो। अभिभावकों पर भी ताज्जुब होता है अमित, जो इसमें जो सबसे बड़ा जो पकड़ में आया है, जिस आदमी ने 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा अपने बेटे के लिए और फिर उसने बाकी बच्चों को बेचा। आप पैसे करा सकती है। बिल्कुल, सवाल एनटीए पर हैं, सवाल मेडिकल टीम उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन कोचिंग पर हैं, सेंटर्स पे। कोचिंग सेंटर्स पर हैं। और ये जो सीबीआई जांच कर रही है, लग रहा है कि उसमें अब सीबीआई को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और इसको यहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके नहीं, बाद बच्चों बार के मन से वो खौफ ट्रॉमा जो- वाली जो हाँ। बातें और ये जो डर है ना, वो खत्म होना होना चाहिए। जरूरी है कि मैं जो एग्जाम दूंगा या दूंगी वो कैंसिल ना हो, पेपर लीक ना हो। ये भरोसा बहुत जरूरी है सरकार को दिलाना, क्योंकि ये 22 लाख बच्चे नहीं, ये तो 22 लाख इस बैच के हैं। जो अगला बैच है वो तैयार हो रहा है, वो क्या सोचेगा उसके बाद? उसके मन में तो एक जब एग्जामिनेशन सेंटर वो पहुंचेगा तो ये डर के साथ पहुंचेगा ना कि कहीं ये पेपर लीक तो नहीं हो गया। हाँ, भाई किस सही बात है। भाई तो इतनी मेहनत कर रहा है कोई बच्चा, जब भी मेहनत करेगा उसके दिमाग में ये बात चलेगी। तो मुझे लगता है ये भरोसा सबसे ज्यादा उस पेरेंट्स को और बच्चों को चाहिए जो कि इसकी तैयारी कर रहा है, या और ये जो- अगर दे पाए तभी जाके सफलता या होगी जो अपने सरकार की। उस पे उस मेहनत और टैलेंट के दम पे निकाल लेगा नीट, उस पर कहीं लोग शक की निगाह से उसे देखेंगे जब देखेंगे। कि कहीं इसने इसने इसके पेपर पिताजी ने खरीद लिया। पेपर। रोजाना नए नए ऐसे फैसले ले रही है जो चौंका रही है लोगों को। और जो शुभेंदु अधिकारी का जो काम करने का जो पैटर्न अभी से देख रहे हैं हम 4-5 दिनों में, वो कुछ योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते दिख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन है और बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गई है। तो आप कल ही लौटे हैं, बताइए कि वहाँ किस तरह के फैसले शुभेंदु अधिकारी की सरकार ले रही है वहाँ पर, और आप आने वाले दिनों में और क्या देख रहे हैं बंगाल में और क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, नई सरकार के गठन के साथ ही 100 दिनों का उनका एजेंडा है और बीजेपी जहां भी नए राज्य में सरकार बनाती है उसका ये मकसद होता है कि मतलब पश्चिम बंगाल तो एक तरीके से उनके लिए नामुमकिन जैसा था कि वो सोचते नहीं थे हम यहाँ पर आएंगे। अब सरकार बन गई है तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हम इतनी आसानी से इस राज्य से नहीं जाएंगे। इस राज्य की जनता को हम और राज्यों के जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं उनको दिखाकर उनको भरोसे मिलेंगे। अब 100 दिनों का एजेंडा उनका ये है कि पहले गृह मंत्री ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जो है बीएसएफ को 600 एकड़ की लैंड जो है अलॉट करेंगे, जो ममता की सरकार नहीं दे रही थी। एक बड़ी सेरेमनी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं आने वाले दिनों में। तो वो लैंड जो है हैंडओवर कर दी जाएगी बीएसएफ को और 500 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो कराई जाएगी ताकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं उनको रोका जा सके पश्चिम बंगाल में एंटर करने से। दूसरा जो है कि कल ही वो वंदे मातरम जो गैर सरकारी जो स्कूल हैं वो वंदे मातरम का गायन जो है सभी बच्चों को करना पड़ेगा। वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी। वहाँ पर हेल्थ को लेकर आयुष्मान जो योजना थी भारत सरकार की वहाँ पर लागू नहीं थी क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी वहन करना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही जो है आयुष्मान भारत को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो ठीक वैसे ही गौ तस्करी को रोकने के लिए भी बहुत सारे काम होंगे। बीएनएस जो लागू किया, सेंसस को रोक कर रखा हुआ था जो जनगणना को, वो जैसे ही पहली कैबिनेट हुई उसमें इन्होंने उसको भी लागू कर दिया। तो कुल मिलाकर संकल्प पत्र को 100 दिनों के अंदर उसके मैक्सिमम वादे को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप जो है शुभेंदु अधिकारी बना रहे हैं। लेकिन जो बार बार बात योगी की और यूपी वाले मॉडल की बात आ रही है, देखिए उसके पीछे वजह है कि पूरे चुनाव के दौरान भी और चुनाव जिस दिन मतदान भी हुआ और एक जो शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से सामने उभरे हैं कि ये हिंदू वोट जो है ना कंसोलिडेट हुआ है। और पहले दिन भी कहा था कि अगर हम हारते हैं तो सनातन हारेगा, फिर जय श्री राम के साथ। तो उनका एजेंडा क्लियर है और योगी जी ने जिस तरह से उनको भगवा पट्टा पहना है। और देखिए उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। उनका जो वोटर है वो इस बात पे लेके आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो बुलडोजर एक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी होगा आपको वो वहां तोड़े जाएंगे। आप अभी चले जाइए, जो टोल चल रहा था इनका, जो अभिषेक टोल के बारे में कहा जा रहा था, जहाँ पर कोई है नहीं वहाँ पर भी बीच में सड़क पे आप डंडा लगा के पैसे वसूल रहे हैं। आप समझिए कि हजारों करोड़ रुपया का जो है एक अलग माफिया चल रहा है। माफिया क्या मैंने एक अलग बैंक चल रहा है, पैसे चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है जो टीएमसी का कोटे का है। तो वो सब बंद हो रहा है। तो बहुत बदलाव आपको दिखेगा। कई स्कूल्स खुले हैं, देखिए बड़ी क्लियरिटी, कई मंदिर के भी दरवाजे खुले हैं। बंगाल को मतलब मुझे लगता है जो 60 साल पहले 70 साल पहले जो, क्योंकि लेफ्ट भी सरकार कुछ उसी तरह से अंदाज में चली जैसे टीएमसी थी, उसी को आगे टीएमसी ने बढ़ाया है। तो आप बंगाल के गरीब तरफ जाइएगा ना, गाँव मैंने पुरलिया जाएंगे, कहीं पर भी आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे,
तो आपको दिखेगा ना सड़क ढंग से है ना कुछ भी है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं। वहाँ के लोग जो है ना आपको दिखेगा कुपोषण के शिकार दिखेंगे, बहुत दुबले पतले लोग दिखते हैं, तो ढंग से खाना पीना तक उनका मुझे लगता नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले सबसे पहला मुझे लग रहा है कि वो एस्टेब्लिश करना है कि बॉस बीजेपी की सरकार आ गई है, शुभेंदु की सरकार आई है, टीएमसी के गुंडों का जमाना खत्म हो गया। ये अगले 6 महीने साल भर में वोट होगा। साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जैसे हुआ मोदी जी ने राजनाथ सिंह के को कहा है कि सारे मंत्रालय से ये तय करें कि किसके किसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंगाल में रुके हुए हैं। ये खास तौर से बोला गया है कि सारे प्रोजेक्ट को निकाला जाए, चाहे सैनिटेशन का हो, पानी का पहुंचाने का हो, सड़क योजनाएं हैं, सबको कहा गया है। और इसको कोऑर्डिनेट राजनाथ सिंह कर रहे हैं कि आप सारे मिनिस्ट्री से लीजिए जो प्रोजेक्ट, जैसे कि अब मेट्रो का प्रोजेक्ट सिर्फ एक पिलर के ऊपर एक जो स्लैब होता है उसको रखना था, उसको लेकर हाईकोर्ट तक गई। हाईकोर्ट ने बोला था, लेकिन वहाँ की पुलिस 3 दिन के लिए वो बंद करने को तैयार नहीं थी। वो सॉल्ट लेक में जो मेट्रो है सिर्फ एक पैच की वजह से पूरा का पूरा वहाँ बंद पड़ा है, जबकि पुलिस से ये मांगा गया था कि 3 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए इस इलाके को ताकि स्लैब रख देंगे। अब वो आज से काम शुरू हो रहा है, अगले 3 से 4 दिन में हो जाएगा, उसके बाद वो मेट्रो शुरू भी हो जाएगा जल्दी। तो ये सब मुझे लगता है पहले 6 महीने अमित, ये ममता सरकार ने इस तरह की योजनाओं को क्यों रोक करके रखा था? क्या ये दोनों केंद्र और राज्य के बीच जो एक तनाव था, एक कन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ? नरेंद्र मोदी जाके उद्घाटन करते ना भाई, मेट्रो का उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी करते ना, सेंटर की योजना है, कौन करेगा वो? नहीं, आयुष्मान योजना की जैसे बात हो रही है, क्यों भाई कोई ऐसी सेंट्रल योजना दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री का फेस हो, जिसमें कई स्टेट गवर्नमेंट ने उसी योजना को थोड़ा बदल दिया, नाम चेंज कर दिया, अपने नाम से कर लिया। तो देखिए ये कई राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं ना, स्टेट और सेंटर की लड़ाई है, लेकिन ममता की लड़ाई थोड़ी कुछ ज्यादा एग्रेसिव थी, वो कोई स्पेस देना नहीं चाहती थी। और देखिए वहाँ पे जैसे मुझे लगता है लालू और लेफ्ट और इस सब में एक मानसिकता है कि आप अपने इलाकों में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मत रखो, ज़्यादा एजुकेशन रखोगे ना तो वो डेवलपमेंट की बात है, अब तो गरीब रखो, उसकी चिंता सिर्फ भूख तक रहे कि बॉस हमको खाना है, 3 टाइम खाना है। अगर वो 3 टाइम खाने के लिए लड़ेंगे ना तो आप कुछ दूसरा सरकार से पूछेंगे ही नहीं। तो यही हालत मुझे लगता है बंगाल में ममता ने किया था। लालू ने अपने ज़माने में कहा था कि याद है कि सड़क बन जाएगा तो वो फुर्र से ना भाग जाएंगे तुम्हारे सामने, तो सड़क मत बनने दो। तो ये मानसिकता जब रहेगी ताकि आपको राजा बनाकर रखे, आपकी जनता गरीब उलझे रहो बस, भूख पेट। और जबकि बंगाल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे नदी है, समंदर है, सारे प्राकृतिक खनिज संपदा हैं, संसाधन हैं, बावजूद आप उसको देखिए, एक कोलकाता को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सिटी उसकी डेवलप नहीं है। जहाँ आप कहें थोड़ा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो बस इसीलिए। मैं आती हूँ, अब केरल की तरफ आती हूँ। आपने कल नया मुख्यमंत्री चुनवा दिया है, नया का 10 दिनों से तकरीबन 4 मई को आया था रिजल्ट। और केसी वेणुगोपाल बनेंगे कि रमेश बनेंगे कि वीडी सतीशन बनेंगे, और फाइनली रंजीता ने जो है कल क्लियर करवा दिया कि वीडी सतीशन बनेंगे। तो कैसे उनका नाम कैसे तय हुआ और उनकी भूमिका क्या है, क्यों उनको चुना गया? देखिए, हम कह सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल जो सबसे फ्रंट रनर माने जा रहे थे, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के जो सबसे करीबी है, राहुल गांधी के जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, उनको तो कोई टक्कर दे नहीं सकता है। और यही वजह है कि देखिए, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीब है, 7 साल से वो जीएसओ हैं, यानी संगठन महासचिव हैं वो कांग्रेस पार्टी के, और वो राहुल गांधी के काम करने के स्टाइल को समझ गए थे कि राहुल गांधी को किस तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं। उसकी तैयारी उन्होंने कैसे की? केरल की जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वो विधायक के सबसे ज़्यादा उन लोगों को टिकट दिलवाया जो केसी के लॉयल है, यानी उन लोगों को टिकट दिलवाया। कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी, क्योंकि एआईसीसी देगी, और एआईसीसी में सबसे ज़्यादा पकड़ जो थी वो केसी वेणुगोपाल की थी, तो उन्होंने पैसे भी दिलवाए। और आपको याद होगा जो पर्यवेक्षक गए थे दिल्ली से, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए 2 सीनियर ऑब्जर्वर जो है वो गए थे, अजय माकन गए थे, मुकुल वासनिक गए थे, दोनों संगठन के मजे हुए नेता कहे जाते हैं। और उन दोनों ने जब जाकर 1-to-1 बातचीत की तो विधायकों में सबसे ज़्यादा जिस नाम को लेकर के होड़ रही वो केसी वेणुगोपाल की। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जब ये तय हो गया था कांग्रेस के अंदर कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर सांसद को आपने कैसे सीएम का कैंडिडेट बनाया? मतलब केसी कैसे कैंडिडेट बन गए? सतीशन और चेनी खन्ना ये दोनों विधायक हैं, तो चलिए ये तो बन गए। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर वो कैंडिडेट सीएम के कैसे बन गए, सभी विधायक उनका नाम कैसे ले रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि राहुल गांधी के सबसे करीब होने का नुकसान भी केसी वेणुगोपाल को ही मिला, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी जो सपना था उनका मुख्यमंत्री बन के केरल जाने का, केरल के लोग और केरल की जनता नहीं चाह रही थी केसी वापस आए,
और सतीशन की जो आपने पूछा कि सतीशन को क्यों चुना गया, क्योंकि सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वहाँ पे 6 टाइम के एमएलए हैं, 7 साल जहाँ एआईसीसी में रहकर राहुल गांधी के केसी वेणुगोपाल करीब हुए थे, वैसे ही सतीशन ग्राउंड पर रहकर केरल की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सबसे करीबी रहे और वही वो बाजी मार कांग्रेस में बड़े लंबे समय बाद हुआ है कि किसी जमीनी कार्यकर्ता को जो है ना बीजेपी के तर्ज पर किसी को सीएम बनाया है। वीडी सतीशन ने कहीं ना कहीं धमका भी दिया था इन लोग को कि भैया मैं कोई मंत्री पद नहीं लूंगा। जब ये बात आई कि उनका नाम आ रहा है और विधायक भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं नॉर्मल विधायक रहूंगा, घर बैठ जाऊंगा। भाई उनकी पॉपुलैरिटी है वहाँ पे, संगठन को बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका है। भले दिल्ली के लोग चाहते हो, दिल्ली के लोग को चाहने की दूसरी वजह यह भी कि वो चाहते हैं कि वेणुगोपाल यहाँ से जाए ताकि पार्टी को बचाया जाए, कि राहुल गांधी जिस तरह के से आसपास वो उनकी पकड़ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को ना मिलने देते हैं ना उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। तो सब लोग की ये इच्छा थी कि किस तरह वो चले जाएं, लेकिन मुझे लगता है केरल की जनता के हिसाब से उन्होंने सही फैसला लिया, और अगर वो बनते तो उसका नुकसान केरल को होता और केरल की वहां पर होता। गांधी परिवार की सीट पर बात आ गई थी ना, हाँ, आईयूएमएल ने कहा मैं वायनाड सीट आपसे ले लूंगा, हाँ, मैं कहीं देख अमेठी बन जाएगा, वायनाड बिल्कुल, सीट बिल्कुल, अमेठी बन जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि वीडी सतीशन ने, हालांकि जब इंटरव्यू हो रहा था टाइम्स नेटवर्क पे, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या सीपीएम किया होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंडिकेशन इनकी तरफ से भी मैसेज चला गया होगा। उनके सपोर्टर्स ने आईयूएमएल लगातार सतीशन के साथ थे और हम कह सकते हैं कि लीडरशिप कमजोर दिखी या फिर ये कह सकते हैं बहुत स्मार्ट मूव लिया कि भाई केरल एक राज्य में मिला है, वहां पर भी परेशानी ना पैदा हो। और एक डर ये भी था कि अगर हम केसी वेणुगोपाल को बना देते हैं तो कहीं उपचुनाव में हरा ना दे, तो ये भी एक इक्वेशन चल रहा था कि लाइए हम हरा के दिखाएंगे आपको। तो ये तमाम चीजों से बचना चाह रही थी और एक चीज से और बची है कांग्रेस इस बार, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कितने दिनों तक रस्साकशी चली थी ना, उसको ज्यादा लंबा खींचने नहीं दिया उन्होंने। केरल में 10 दिन तो फिर भी लग गए, लेकिन उस तरह की जो फजीहत नहीं हुई। ये कांग्रेस के लिए अच्छा है कि मतलब एक स्टेट मिला है जहां पर उनको अच्छे से सरकार चलानी है, और जो व्यक्ति पॉपुलर है उनके साथ वो गए, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। क्योंकि बीजेपी तो बार बार यही पूछ रही थी कि हमारे यहाँ तो ओथ सब हो गया है, अभी वो मुख्यमंत्री चूज कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी दिखाया कि चलिए कम से कम देर से ही सही संगठन के हित में फैसला लिया। रंजिता, 3 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार होगी, साउथ के 3 राज्यों में, मतलब तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और अब केरल में है। पैसा भी इन राज्यों में बहुत ज़्यादा है, तो कांग्रेस को उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी फंडिंग की और उसकी। लेकिन ये क्या सिर्फ साउथ के राज्यों में उसके, आप तो देखें कि उसका प्रतिनिधित्व संसद में भी बहुत कम है, 1/4 है पूरा साउथ के, उसको मिला लें आप। तो क्या कांग्रेस अभी भी मान रही है कि उनको नॉर्थ में उनके लिए कोई स्कोप बच रहा है, नॉर्थ के राज्यों में? अब नहीं, देखिए जिस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए, दिखा कि बीजेपी जो है वो उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि जो हिंदी पट्टी है वहाँ उनकी सरकारें ना बने या फिर वहाँ वोट बैंक ना बने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस के पास आ जाता है वो ये कि संगठन की कमी है कांग्रेस पार्टी के साथ। आप देखिए हरियाणा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन पूरे चुनाव भर कांग्रेस का कोई संगठन हरियाणा में नहीं था, और हरियाणा जो जीतने वाला स्टेट था आपका, जहां कांग्रेस को ये लग रहा था कि उम्मीद है, लेकिन वहां भी वो संगठन, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन पूरी टीम उनको नहीं दी। तो जब संगठन आपके पास नहीं रहेगा, आप ब्लॉक स्तर पर आपका कोई नेता नहीं है, जिला अध्यक्ष आपके पास नहीं है, कमेटियां नहीं है, बूथ पे लोग नहीं है, आप कैसे जीतेंगे? अब चुनौती उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गठबंधन होगा नहीं होगा अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन हालांकि कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि हम गठबंधन में जाएंगे। अब पंजाब को ले लीजिए, राहुल गांधी वहां रैली करते हैं और अपने नेताओं को संकेत दे रहे हैं कि आप आपस में मत लड़िए, आप आपस में अगर लड़ते हुए दिखेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बावजूद सभी जो शीर्ष नेता, जिसको हम कहें कि कैप्टन तो अब चले गए, तो बाजवा हो गए, रंधावा हो गए, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब आपस में ही लड़ते हुए दिखते हैं। चन्नी है वो अलग लाइन लेकर चलते हैं। तो कांग्रेस के साथ जो परेशानी है वो ये है कि ना तो जमीन पर है, और अगर नेता है तो नेता आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों से लीडरशिप को खास करके कोई कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है, या जो पार्टी से अलग काम कर रहा है उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आप करके दिखाइए, क्योंकि कमज़ोर नेतृत्व कोई नहीं चाहता। अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वही है, आप भले ही अपनी चीज़ों को ढक लीजिए कि भाई हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सभी को बोलने का अधिकार है, तो सब बोलेंगे और पार्टी को नुकसान होगा। अमित, चूँकि रिपोर्टर संकट में हम लोग हफ्ते की बड़ी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, बड़ी खबरों पे, बड़े घटनाक्रमों पे, एक जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रधानमंत्री की जो अपील आई लोगों से कि आप पेट्रोल डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए 1 साल,
और सार्वजनिक परिवहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप ऑफिस कैसे आ रहे हैं? मैं तो भाई गाड़ी से आया। गाड़ी से आए हैं। हाँ। आप अपील नहीं मान रहे हैं आप? नहीं मान नहीं रहा हूँ कि मेरे पास मजबूरी है कि अभी तो मैं गाड़ी से गाड़ी आया में हूँ। 2-3 लोगों को लेकिन ला हाँ, रहे हैं। 2-3 साथ में लेके आना अपने पड़ता नहीं, है। कार पूलिंग तो फिर कार ठीक पूलिंग है, करता उन्होंने हूँ। कहा है हाँ, प्रधानमंत्री कार ने कि करके कार दो लोग को पूलिंग साथ में लेके करिए। आता हूँ। ज़्यादा नहीं रहता, एक दो सीट खाली है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं, देखिए उसमें उनके जो कहने का मतलब ये है कि आप जो कटौती की जगह आप उसको समझदारी से खर्च कीजिए। मतलब आप जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी है उतना ही कीजिए, उसको बचत के तरीके पे फोकस। देखिए जैसे फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो सोना को किया गया, क्योंकि अब लोग इस तरह से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो भाई फिलहाल के लिए कुछ दिन रुक जाइए भाई, अभी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि पूरे सरकार में ये सब जो गाड़ी से जाना आना, वो तो चलिए थोड़ा सा एक फोटो कोई सेशन का मेट्रो टाइम से, है, कोई मेट्रो से फोटो चल रहा सेशन है। का होता है, दौर होता है, वो मैसेजिंग की ज़रूरी भी है। लेकिन इसको सही में थोड़ा सा अगर अमल में लाएं, कोविड के जैसे दौरान सबने किया था, तो फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा हमको ही होना है। ये जो बचत की बात है, आज तो पूरा हमारा रिजर्व पूरा फुल है, लेकिन अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, इस तरह ठीक से बात चीज़ें है। आती है, तो दिक्कत होनी है। अगर ये हॉर्मुज खुल भी जाता है तो जो नुकसान हुआ है वहाँ पे जो इंस्टॉलेशंस का, वहाँ पे उस तरह से पुराने सिस्टम तरीके से तुरंत आपूर्ति उतनी तेज़ी से हो नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भारत दूसरे जगहों से भी पेट्रोल और डीजल और गैस की आपूर्ति के लिए बात हो रही है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। तो ये एक तरह का प्रयास है जिसमें कोशिश करनी चाहिए कि सबको थोड़ा सा लेकिन ये किस तरह का प्रयास है कि फडणवीस जो है वो बाइक पर आते हैं, पीछे 10 और गाड़ी आ रही है उनका विजुअल बनाने के लिए। एक बहुत तो ये फोटो अब भी है ना, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये लेकिन कोई इससे बहुत रिक्शा ज़्यादा से फर्क चल नहीं रहा है, पड़ने कोई वाला ई रिक्शा से चल रहा है, कोई साइकिल से और चल सब रहा पहले है वीडियो बनवा रहे और हैं एक ताकि वो दिखाएं। बहुत अच्छा। आज एक मंत्री जी से मिला, उन्होंने साहब बोला कि मैं तो, मैंने पूछा आप, बोला मैं इसलिए नहीं किया, आज मैं साइकिल या रिक्शा से चला जाऊँ, कल फिर मेरी फोटो खींच के लगा दोगे कार में जा रहे हैं। और इसलिए जरूर देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा डिफर है कि जो प्रधानमंत्री के 2 या गृह मंत्री के 3 गाड़ी में काफिले देखिए, कम किए, देखिए हाँ। सुरक्षा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैसेजिंग अपनी जगह है, वो उसके लिए बहुत पीएम का कहना ही काफ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री वो पोजीशन है, प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा कितने सारे, सही बात मुझे है लगता ये। है दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी थ्रेट अगर किसी, तो नरेंद्र मोदी जी को है। तो इसमें अगर आप उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मैं लगता हूँ तो चलिए लुटियंस था जहाँ पर आप सिक्योर इलाका है, तो इसलिए आप थोड़ा उसके जरिए आपने दिखाया, मैसेज दिया। भाई गृह मंत्री अमित शाह भी कहीं अभी जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो क्या 4 गाड़ी में जाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। और मुझे लगता है ये खिलवाड़ भी नहीं करे। सिक्योरिटी का जो ब्लू बुक है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये जो बात अधिकारी, मुख्यमंत्रियों पर भी है लागू। हर जन कल पे। मोहन यादव को मैं देख रही थी, वो इससे जा रहे हैं, जो मेट्रो से गए हैं एयरपोर्ट तक। देखिए मेट्रो के अंदर सुरक्षा इसलिए भी होता है, लेकिन कहने का मतलब राहुल ये, गांधी इसको तो आप खुद नहीं ही कर ड्राइव सकते। कर रहे हैं। सार्वजनिक इसको परिवहन आप है। इस तरह से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, उसको देखिए। हाँ ये कर सकते हैं कि जो उनके स्टाफ जो होते थे कि 5 गाड़ी में 5 स्टाफ बैठते थे, एक गाड़ी में 5 आदमी बैठे, तामझाम कम किया जा कम करिए ना बस। राहुल गांधी इसीलिए अपनी एक गाड़ी में खुद ही ड्राइव करके जा रहे थे, कोई स्टाफ भी नहीं। बहन भी थी साथ में। हाँ, नहीं, कोई स्टाफ भी वो नहीं। जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की, उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री की बात को देश की जनता मानती है, गंभीरता से लेती है कि अगर वो कोई बात करें तो इनके पीछे लॉजिक होगा। उनके सिक्योरिटी कंसर्न को एजेंसियां भी जानती हैं, इसीलिए वो सिंबॉलिकली विजुअल्स जो है वो आते हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं कि घर से निकलते हैं एक गाड़ी से और बाहर चल के 20 गाड़ी ज्वाइंट हो जाती है फिर में। तो आप वैसा ना करिए। एक बहुत अच्छा नाटक कार्टून, नहीं होना चाहिए, ये नाटकबाजी बंद एक करिए। बहुत वो अच्छा एक कार्टून अच्छे आज वे में छपा है कहीं अमित, कि 5 गाड़ियां चल रही हैं और उनके जो पीए साहब हैं वो बोलते हैं कि साहब चूंकि आपको दिखाना भी है तो पीछे वाली गाड़ी में एक साइकिल रखी हुई है, जहाँ मीडिया वाले दिखे तो आप साइकिल निकाल दूंगा मैं। तो हाँ, ऐसा भी होता है। ये आज का जो एपिसोड था, हमने शुरू किया था बहुत गुस्से में और बहुत एंगर था, चूंकि ये बच्चों का एंगर था, तो जो हम सब के अंदर से निकल गया, बच्चों की चिंता, अभिभावकों की चिंता। लेकिन एपिसोड खत्म करते करते हमें हंसी आ गई, तो अच्छी बात है कि वो अच्छा होना। देखिए हाँ, गुस्सा होनी चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में हंसी हमेशा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मुस्कुराहट एक चीज़ है जो आपके चेहरे को भी अच्छा लगता है, सामने वाले आपको देख के खुश होता है। तो एक खुशी आपके हाथ में, वो खुश रहिए। तकलीफ देने के लिए तो 50 चीज़ पड़ी है ज़िंदगी में। फिर 21 तारीख को कुछ ना हो, बस यही भगवान से दुआ। नहीं, अब यही इस बार ऑनलाइन कर दिए तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ नहीं इस तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो पेपर लीक होता है ना, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। तो चले साथियों, आज की चर्चा बस इतनी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।